टेक्निकल क्वेश्चन है। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों एनपीसीआईएल का जो है काकर पार केमिकल इंजीनियर जो है 2022 का जो पेपर। वैसे ये दोस्तों केमिकल इंजीनियर डिप्लोमा के लिए बताया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन को देख के मुझे नहीं लगता कि जो है ये डिप्लोमा बेस से है। और अगर जो है बीटेक बेस से भी अगर ये पेपर हो तो इतना ये टफ क्वेश्चन है कि जो टाइम जो है 120 क्वेश्चन का 1-2 घंटे दिया है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतने जो है न्यूमेरिकल इसमें मिलेंगे आपको। और उनको जो है सॉल्व करने में जो है आपको जो 2 घंटे क्या जो है 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। ठीक है, फिर भी चलते हैं देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को रिपीट होने का चांस जहाँ तक है हो सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन है और 360 नंबर का निगेटिव मार्किंग एक है, और टोटल जो है टाइम 2 घंटे का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें है, कह रहा है कि द स्पेस टाइम इज इक्विवेलेंट टू द होल्डिंग टाइम इन अ स्टेडी स्टेट पीएफआर। तो स्पेस टाइम जो है इक्विवेलेंट होती है होल्डिंग टाइम में और पीएफआर रिएक्टर के लिए। किस केस में? तो जब कांस्टेंट फ्लूइड की डेंसिटी से हो उस केस में, यानी कि फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट रखा जाए, उस केस में आपका स्पेस टाइम इक्विवेलेंट टू होल्डिंग टाइम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि रोटामीटर यूज फॉर मेजर। तो रोटामीटर क्या मेजर करता है? तो डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का डिस्चार्ज। ठीक है, रोटामीटर से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि कौन सा ऐसा फ्लो डिवाइस है जो डायरेक्ट रीडिंग देती है और उसमें कोई फार्मूला कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो रोटामीटर है, वो साइड में स्केल रहेगी जिससे उस डायरेक्ट रीडिंग आपको मिलेगी। ठीक है, बाकी जो है आपका ऑफिस वगैरह जो हैं इनको जो है उनके प्रेशर ड्रॉप निकालो, फिर उसको कैलकुलेशन में डाल के तब जाके उसका फ्लो देखते हैं, फ्लो चार्ट देख के। लेकिन रोटामीटर में डायरेक्ट बता देगा कि 10 मीटर के ऊपर हवा जा रही है या 20, क्योंकि साइड में स्केल होती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि इन पेट्रो केमिकल इंडस्ट्री थर्मल क्रैकिंग या स्टीम क्रैकिंग प्रोसेस इज यूज टू यूज़। तो जो स्टीम क्रैकिंग करते हैं या थर्मल क्रैकिंग करते हैं वो इथाइलिन प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम? टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी, प्रेशर और कंसंट्रेशन। तो ये क्या कह रहा है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी कि वह प्रॉपर्टी जो डिपेंडेंट ऑन मास, मास पर डिपेंड होती है, यानी कि मास उसमें कंटेन होना बहुत ज़रूरी है। मास का जो है घटने बढ़ने से डायरेक्ट उस पर इम्पैक्ट आए, ये होती है एक्सटेंसिव। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी इसमें जो है एक तरह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि हीट कैपेसिटी का अगर आप फार्मूला देखेंगे तो Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी होता है, जहाँ m जो है मास है। यानी कि मास अगर हटा दो तो डायरेक्ट जो है इसमें दिक्कत आएगी। हीट कैपेसिटी का फार्मूला भी यही जो है इसका अगर वो देखेंगे डिफिनीसन, तो ये होता है कि अमाउंट ऑफ हीट टू सप्लाई टू अ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस टू प्रोड्यूस अ यूनिट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। यानी कि 1 kg मास का एक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी जो है हीट की ज़रूरत होती है, वहीं जो है उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। एक तरह से मोटा मोटा ये इसकी डिफिनीसन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंसिव क्या हो जाएगी? हीट कैपेसिटी हो जाएगी, क्योंकि Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एम जो है इम्पोर्टेंट इसमें है, एम को हटा देने से पूरा जो है चेंज हो जाएगा जो है। तो इसी के अपोजिट जो है इंटेंसिव होती है, जो डिपेंडेंट ऑन जो है वो एक तरह से मास पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, जैसे डेंसिटी हो गई, डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती। जैसे पानी का मास जो है 2 kg हो, 4 kg हो, कितना भी kg हो, लेकिन उसकी डेंसिटी 1 की 1 ही रहेगी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन फॉलो द रिएक्शन। कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन में जो एक तरह से रिएक्शन होती है वो dV अपन dt इजकल टू 1/kV प्लस सी, जहाँ पे वी फिल्ट्रेट वॉल्यूम, टी टाइम, के और सी दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि रिएक्शन इन विच द रेट रिएक्शन करस्पॉन्डिंग टू स्टोमेट्रिक इक्वेशन और कॉल्ड। कह रहा है कि उस रिएक्शन को क्या कहते हैं जिसमें जो है रेट इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू स्टोमेट्रिक इक्वेशन के होता है, तो उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी का अपोजिट जो है अगर ऐसा नहीं हो तो उसे नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन कह देंगे। हेट्रोजीनियस रिएक्शन में जो है आपका रिएक्शन के जो है फेज होते हैं डिफरेंट टाइप का होगा, एक सॉलिड होगा तो एक गैस होगी, या गैस होगी तो एक लिक्विड होगी, ऐसे में होगा।
होमोजीनियस में दोनों जो है फेज सेम होंगे, गैस है तो गैस में जैसे N2H2 दोनों गैस है तो वो होमोजीनियस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम डेल एस अंडरगोज अ साइकिल इरिवर्सिबल प्रोसेस इज। तो डेल एस के बारे में पूछ रहा है, एक तरह से किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी क्या एक तरह से हो रही है, तो ग्रेटर देन वन 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 हो जाएगी, इरिवर्सिबल है, ठीक है, तो उसके लिए ग्रेटर देन वन, सॉरी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि 1 2 कुछ भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन जीरो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ आइडियल स्टेज आर रिक्वायर्ड इन अ फ्रैक्शनेशन कॉलम व्हेन रिफ्लक्स रेशियो इज, कह रहा है कि रिफ्लक्स रेशियो क्या होगी तो मिनिमम नंबर ऑफ आइडियल स्टेज होगा। तो अगर जो है रिफ्लक्स रेशियो जो है एक तरह से इनफाइनाइट होगी तो एक तरह से जो है आपका मिनिमम नंबर ऑफ आइडियल स्टेज रिक्वायर्ड होगा, ये है ना। नेक्स्ट है द शेप ऑफ टी एस डायग्राम फॉर कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में जो है टी एस डायग्राम जो है अगर आप देखेंगे, टी यानी कि टेम्परेचर, एस यानी कि एंट्रोपी, तो टी एस डायग्राम जो है जो आप देखते हो कार्नोट साइकिल में वो जो है ऐसे है, ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, तो ये एक तरह से जो है जो वर्क आउटपुट है वो एक तरह से क्या है, रेक्टेंगल में मिलता है, तो आप इसको कह सकते हो द शेप ऑफ टी एस डायग्राम फॉर कार्नोट साइकिल क्या होगा, एक तरह से रेक्टेंगल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये जो बॉन्ड्स ला है, द पावर रिक्वायर्ड फॉर अ साइज रिडक्शन इन क्रॉसिंग इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एनर्जी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फिल्म थ्योरी द मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू, तो फिल्म थ्योरी में जो है मास ट्रांसफर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट के फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो वो टाइम इनवर्स होती है, कंसंट्रेशन -1 -n होती है। इसी तरह अगर जीरो ऑर्डर के लिए देखा जाए तो जीरो ऑर्डर के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगी, फर्स्ट ऑर्डर की देखा जाए तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर की देखा जाएगी तो जो है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी कि इसमें से कोई भी आपका पूछा जा सकता है, nth ऑर्डर का बता दीजिए, जीरो का, फर्स्ट का, सेकेंड का, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि विथ द सेम रेजिडेंस टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फीड रेट द रिएक्शन टू ए गिव अस बी इज कैरिड आउट सेपरेटली इन CSTR एंड PFR रिएक्टर ऑफ इक्वल वॉल्यूम द कन्वर्जन विल बी हायर इन, तो ये कन्वर्जन जो है सबसे ज़्यादा CSTR में होगा इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट है फोरियर लॉ किसके लिए यूज होता है, तो फोरियर लॉ कंडक्शन में यूज होता है। फोरियर लॉ अकॉर्डिंग टू फोरियर लॉ जो है Q इक्वल टू -k/T/dx होता है, ठीक है। Q जहाँ पे हीट फ्लो है जिसकी यूनिट वाट में होगी, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट वाट पर मीटर केल्विन होगी, पर केल्विन। ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगी। DT/dx एक तरह से टेम्परेचर ग्रेडियंट है जिसकी यूनिट केल्विन पर मीटर हो जाएगी। एक और ये पूछता है dx/Ka, इसमें जो है dx/Ka कर दें तो वो क्या बनेगा, तो वो बन जाएगा थर्मल रेजिस्ट, तो जो है रजिस्टेंस, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि dx/Ka एक जो है ये क्या कहलाता है फोरियर लॉ में, तो ये थर्मल रेजिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड 2.39, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कह रहे स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 2.39 और इसकी डेंसिटी पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी दोनों एक हैं। आप रिलेटिव डेंसिटी कह लो तो भी वो वाटर के रिस्पेक्ट में देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कह लो तो वो भी जो वाटर के रिस्पेक्ट में किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी देखते हैं। यानी कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो उस लिक्विड का मेजर करना है डेंसिटी, उसकी डेंसिटी अपान डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो जो इसमें डाटा दिया गया है रिलेटिव डेंसिटी की, वो कितना दे रखा है, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों तो एक ही है, तो वो दे रखा है 2.39, ठीक है।
तो ये 2.39 बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे तिर्यक वो कर दीजिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बराबर हो जाएगा 2.39 गुणे डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड बराबर 2.39 गुणे 1 हो जाएगा, वाटर की डेंसिटी 1 मान लीजिए। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी क्या हो जाएगी, 1 से गुणा करेंगे 2.39 में तो वो 2.39 ही आएगी। तो इसलिए जो है इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड 2.39, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी उतनी ही रहेगी। कैसे रहेगी, यहाँ पे मैंने पूरे जो है डीपली आपको बता दिया कैसे रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर सूडोप्लास्टिक फ्लूइड इंक्रीज इन शेयर रेट बढ़ाने पे सूडोप्लास्टिक का जो है अपरेंट विस्कोसिटी क्या होगी। तो सूडोप्लास्टिक कोई फ्लूइड है, जैसे मान लो कोई मड है या ब्लड है, कुछ भी ले लो। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लें मड, कीचड़ की, कीचड़ का ले लें। तो उसमें जो है अगर आप उस पर जो है शेयर रेट अप्लाई करोगे, यानी कि खूब उसको जो है एक तरह से शेयर करोगे, तो उसकी जो है विस्कोसिटी क्या होगी, घट जाएगी। उसकी विस्कोसिटी जो पहले थिक रहेगा उसके बाद वो पतला हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पतला, यानी थिन, पतला हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि सूडोप्लास्टिक फ्लूइड इंक्रीज इन शेयर रेट, अगर शेयर रेट बढ़ा दे रहे हैं सूडोप्लास्टिक फ्लूइड में तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसी तरह ब्लड है, ब्लड जमा रहेगा तो सॉलिड रहेगा, उस पर जैसे ही आप थोड़ा सा सीयर करेंगे, सीयर फोर्स देंगे खूब एक तरह से, तो वो जो है पतली हो, उसकी जो है विस्कोसिटी पतला हो जाएगा एक तरह से, है ना। नेक्स्ट हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू, तो हीट ट्रांसफ़र जो प्लेस है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे वर्क करता है, ठीक है। अगर हम देखें जीरोथ लॉ क्या है कंसेप्ट, तो जीरोथ लॉ से हमें जो है टेम्परेचर का कंसेप्ट निकल के आया। अगर पूछे कि टेम्परेचर का कंसेप्ट किस लॉ से मिलता है तो वो है जीरोथ लॉ। अगर पूछे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है किस लॉ से जो है निकलती है, तो ये फर्स्ट लॉ जो है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सेकंड लॉ जो है हीट एंड एनर्जी इंटर कन्वर्जन है ना, यानी कि जो है हीट एंड एनर्जी इसी में बताया गया। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो है केल्विन प्लांक का नियम पढ़ेंगे तो उसी में बताया गया है कि बिना कुछ जो है इन्वायरमेंट में कोई चेंज लिए हम ये पाते हैं कि जो है टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करता है, यानी कि जो है हीट और एनर्जी का एक तरह से इंटर कन्वर्जन का कंसेप्ट जो है हमें सेकेंड लॉ से मिलता है। और यही जो है हीट ट्रांसफ़र का भी कंसेप्ट है, हीट ट्रांसफ़र जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे है, ठीक है। थर्ड लॉ से हमें एंट्रोपी का कंसेप्ट निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन कर रहा है कि ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग x मोल ऑफ सॉल्यूट इन x2 मोल ऑफ सॉल्वेंट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ जो है सॉल्यूट इज अप्रोक्सीमेटली, तो x1/x2 के होगा रेशियो में, ठीक है। कह रहा है आइसोथर्मल रिवर्सिबल जो है कंप्रेसिव ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस का अगर हम जो है आइसोथर्मली रिवर्सिबल क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं, तो उस केस में डेल ई और डेल एच दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 30% ओलियम का मतलब कि 30 kg जो है SO3 है और 70 kg जो है H2SO4 है, ठीक है। 30% का मतलब कि 30% जो है एक तरह से SO3 और 70% H2SO4, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। फर्स्ट इक्वेशन जो है दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, तो वंडर वाल इक्वेशन को हम सबसे पहला जो इक्वेशन हमारा वंडर वाल इक्वेशन माना जाता है, ठीक है। मेस इंडिकेट द नंबर ऑफ होल पर लीनियर इंच हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑल एंजाइम किससे बने होते हैं, तो प्रोटीन से बने होते हैं। गैस 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 में अगर सॉलिड है फिर उसका सेपरेशन कराना है तो क्या यूज करेंगे, तो साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर क्या करेगा, तो पूरी गैस को घुमा देगा और घुमा के जो है सॉलिड जो है नीचे आ जाएगी बाई ग्रेविटी, और जो है गैस जो है ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। लिक्विड का सेपरेशन कराना है तो डिकेंडर का यूज करेंगे। डिकेंडर में क्या होगा, हाई डेंसिटी वाला जो है वो नीचे बढ़ जाएगा, लो डेंसिटी ऊपर आ जाएगा। यानी कि जैसे पानी में तेल है तो तेल को
डिकेंटर में ले जाएंगे तो पानी की लेयर जो है नीचे बैठ जाएगी, तेल की लेयर ऊपर हो जाएगी, दोनों को लेयर सेपरेशन कर देंगे। ठीक है। लिक्विड में अगर सॉलिड है तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे, तो उसको सेपरेट करने के लिए फिल्टर पे कपड़ा लगा के उस पर तेल गिरा के प्रेस करेंगे तो लिक्विड जो है नीचे से निकल जाएगा, सॉलिड उस पर चिपक जाएगा। ठीक है। आइसोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिनके जो है मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, सेम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन द इमिसिव एंड एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ बॉडी इज गिवन बाय, यानी इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्शन पावर का रिलेशन जो है किरचॉफ लॉ से मिलता है हमें। एस्किमिड नंबर मोमेंटम डिफ्यूजिटी अपन मास डिफ्यूजिटी हो जाएगा। लुइस नंबर जो है थर्मल डिफ्यूजिटी अपन मास डिफ्यूजिटी हो जाएगा। ठीक है। इन ग्रेविटी क्रशर द साइज रिडक्शन इज इफेक्टेड प्राइमरी बाय, मतलब कि क्रशर के प्रिंसिपल क्या है, तो क्रशर यानी कंप्रेशन दोनों का सेम है, यानी कि जितने भी ग्रेविटी क्रशर है या जा क्रशर है सबका जो प्रिंसिपल जो है कंप्रेशन ही है। ठीक है। एलडीपी यानी लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ये क्या है, तो ये ब्रांच पॉलीमर है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि जो है ये कई बार आ चुका है। इन नेचुरल कन्वेक्शन नसल्ट नंबर इज द फंक्शन ऑफ, तो नेचुरल कन्वेक्शन में नसल्ट नंबर जो है ग्रॉस ऑफ प्रेंडल नंबर का फंक्शन होता है नेचुरल में। ठीक है। फॉर स्टडी स्टेट मोलिकुलर डिफ्यूजन ऑफ अ गैस थ्रू नॉन डिफ्यूजन बी द रेशियो, यानी कि जो है मोलिकुलर डिफ्यूजन पूछ रहा है नन जो है, तो उसका फार्मूला हमारा होता है एन ए अपन जो है एन ए प्लस एन बी, लेकिन ये जो है नॉन डिफ्यूजिंग गैस के लिए पूछ रहा है तो उसके लिए उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है। नाइलॉन 6 किससे मैन्युफैक्चर होता है, तो नायलॉन फिक्स का जो रॉ मटेरियल है वो हेक्सामेथिल डायमीन और एडिपिक एसिड है। ठीक है। इसका फार्मूला ये है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है द डिफ्यूजन ऑफ अ बाइनरी गैस मिक्सचर इज प्रोपोर्शनल टू, बाइनरी गैस मिक्सचर के लिए जो डिफ्यूजन रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रेशर इनवर्स के। ठीक है। नेक्स्ट है ए स्फेयर सेटल फ्रीली थ्रू अ पूल ऑफ लिक्विड एंड अ सेटिंग इज अ स्टोक ला रेंज, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फेयर, तो उस केस में जो टर्मिनल वेलोसिटी जो होगी एक तरह से डिक्रीज करेगी इन्वर्सली विथ विस्कोसिटी के इनवर्स में। ठीक है। ये 34 देख लीजिएगा। 35 क्या कह रहा है कि फॉर अ स्टेडी स्टेट सिस्टम, तो स्टेडी स्टेट सिस्टम में जो है द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 0 एट, यानी कि किस टेम्परेचर पे जो है गैस की काइनेटिक एनर्जी जो है 0 होगी, तो -273 डिग्री पे। ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड पे। बैफल हीट एक्सचेंजर में किस लिए प्रोवाइड कराया जाता है, तो ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र को इंक्रीज करते हैं उसकी वजह से। द कंडीशन दैट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अप्लीकेबल अ बर्नौली इक्वेशन, इसमें से कौन सी कंडीशन बर्नौली इक्वेशन में अप्लाई नहीं की जाती, तो फ्लूइड जो है इरोटेशनल होना चाहिए, ये नहीं है। ठीक है। बाकी सब स्टडी स्टेट होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, विस्कस नहीं होना चाहिए, लेकिन इरोटेशनल का ये कंसेप्ट नहीं है कोई। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर अ रिएक्शन A+3B गिव अस 5C+7D विच इज़ करेक्ट, तो उस केस में कौन सा रिएक्शन करेक्ट है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए है। ये भी गेट का पेपर है, गेट जो है गेट के एग्ज़ाम का आया हुआ है। द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी पास्कल सेकेंड होते हैं किस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में, ये भी कुछ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस अंडरगो बाय प्योर सब्सटेंस, यानी कि प्योर सब्सटेंस जो है रिवर्सिबल प्रोसेस अंडरगोज अ प्योर सब्सटेंस, तो उस केस में टी डी एस इजकल टू डी यू अपन पी डी वी, ये जो है एक तरह से रिलेशन वैलिड है। ठीक है। ये भी दोस्तों जो है गेट का पेपर है, गेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फॉर द कंजुगेटिव यूनिमोलिकुलर टाइप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिवस आर और आर गिवस एस, तो उस केस में कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट क्या होगा, तो एस इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली होगा विथ टाइम, यस इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली, यस बढ़ेगा और टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट है एन आइसोथर्मल गैस फेज रिएक्शन ए गिव अस 5B
is being conducted by the taking 50% A and 50% inert of जो है स्टार्ट द फंक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम ई ए इजकल टू, तो ये दो होगी, ये भी गेट का है। थोड़ा डीपली जो है इसको हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि ये लेवल इसका बहुत ही टफ है दोस्तों। ये जैसे ये क्वेश्चन है, फॉर अ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम अ इनिशियल कंडीशन P1 T1 टू द फाइनल कंडीशन P2 T2 विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये जो है एक तरह से आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस का फार्मूला पूछा है। तो P1 P2 अब इक्वल टू T1 T2 पे R अपन R-1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इज 7.4 गुणे 10⁻³ है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो ये दोस्तों मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है कि ये सीधा भी पूछ सकता था कि मास ट्रांसफर कोफिशिएंट की यूनिट क्या होती है, तो मीटर पर सेकेंड होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पैरामीटर ए और बी वंडरवाल इक्वेशन में जो क्या कहलाते हैं, जैसे वंडरवाल इक्वेशन आपका P प्लस ए गुणे एन स्क्वायर अपन वी स्क्वायर और एक ब्रैकेट में V माइनस एन बी इजकल टू NRT है। तो यहाँ कह रहा है कि ए और बी क्या है, क्या कहलाता है, तो ए कहलाता है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, बी कहलाता है मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है। नेक्स्ट है इन एन ऑब्जर्वर द इक्वेरियम कर्व इज ऑलवेज, तो ऑब्जर्वर में इक्वेरियम कर्व जो है ऑपरेटिंग लाइन से क्या होता है, हमेशा नीचे होता है, बिलो होता है। नेक्स्ट है ये भी देखिए गेट का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, द फॉलोइंग हाफ लाइफ पीरियड डाटा आर अवेलेबल फॉर द इरिवर्सिबल लिक्विड फेज रिएक्शन ए गिवस प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन। ये पूरा दे रखा है सारणी में और कह रहा है कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें जो है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो इसकी करेक्ट आंसर 1.5 होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट है जो है 1000 kg ऑफ वेट सॉलिड है is to be dry from 60 to 20% moisture by weight, the mass of moisture removed in kg। कह रहा है कि 1000 kg टोटल है, उसमें जो है 40% जो है एक सॉरी उसमें कह रहा है कि इसमें जो है 1000 kg वेट सॉलिड है, तो उसमें जो है ड्राई फ्रॉम 60 to 20 उसे जो है 60% के कंसंट्रेशन से घट से जो है 20% कंसंट्रेशन तक ले गया, यानी कि 60 से 20 किया गया, मॉइस्चर को रिमूव किया गया। पहले मॉइस्चर जो था कितना था दोस्तों, पहले मॉइस्चर था 60% था, तो जब मॉइस्चर 60% होगा तो जो है वो कितना होगा, अब प्रोडक्ट कितना होगा, तो 40% होगा। तो 60% मॉइस्चर से घटा के हमने कितना कर दिया, 20% मॉइस्चर कर दिया। तो कह रहा है कि कितना मॉइस्चर रिमूव हुआ फाइनली, तो देखिए इसको जो है इनिशियल मॉइस्चर कितना है, तो इनिशियल मॉइस्चर इसमें निकालेंगे कैसे, तो इसका हो जाएगा पहले 60 है तो बाकी सॉलिड कितना बचा, तो 1000 गुणे मान लीजिए कि 100 kg है, 100 में ये परसेंटेज वाले कोई भी होता है तो परसेंटेज वाले को हम जो है 100 मान के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 100 मान के जब हम सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए पहले इनिशियल स्टेज में मॉइस्चर देखते हैं, तो इसमें 60% का रहा है कि वेट सॉलिड इज़ टू बी ड्राई फ्रॉम 60 to 20% मॉइस्चर बाय वेट, तो पहले जो है 60 है, तो यानी कि 40% है, और जो है पहले मॉइस्चर जो है हमारा 60 से 20% क्या गया, तो यानी कि सॉलिड कंटेंट कितना होगा, 40 होगा, तो 100 गुणे 40/100 कर देंगे। और दूसरे में जो है हमें पता नहीं है कि दूसरे में भी हमें ये पता करना है कि मॉइस्चर कितना रिमूव हुआ, तो मॉइस्चर रिमूव को हम x मान लेंगे और कहाँ से कहाँ लेकर गए, 20% तक कर दिए, यानी कि 20 यानी कि 100 हमारा लेकर चले थे, तो 100 में से 20 यानी कि 80 हमारा सॉलिड रहेगा, तो x गुणे 80 सॉलिड अपन 100। समझ में आया दोस्तों, इनिशियल में सॉलिड कितना है, तो 60% मॉइस्चर था, यानी कि 40% सॉलिड है, यानी कि 1000 गुणे 40/100। दूसरे में जो है 20% ही रह गया, यानी कि जो है 80% अब सॉलिड हो गया, और जो है 20% मॉइस्चर है, तो एक्स कितना इवापोरेट हुआ उसको मान लेंगे एक्स है, और जो है 80 हमारा सॉलिड ले लेंगे अपन 100 कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 1000 गुणे 40 बराबर एक्स गुणे 80।
तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1000 गुणे 40 बटा जो है 80। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 आ जाएगी, यानी कि 500 जो है मॉइस्चर जो है हमारा रिमूव हुआ। समझ में आया दोस्तों। इसमें आपको सॉलिड को लेके चलना है। 1000 गुणे जितना सॉलिड है पहले इनिशियल स्टेज में वो अपन 100 बराबर जो है फाइनल स्टेज में कितना सॉलिड है वो, और कितना मॉइस्चर इवेपोरेट हुआ वो तो हमें मालूम नहीं है, वो निकालना है, अपन 100 कर देंगे, बस उसी को सॉल्व करेंगे तो 500 आ जाएगा। ठीक है। 50वां क्वेश्चन है कि गियर पंप किस लिए यूज होता है, तो ये हाईली विस्कस लिक्विड के लिए। और परिस्टेलिक पंप किस लिए यूज होता है, तो ये एक्वस स्टेरिल लिक्विड के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है और इसकी जो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बताना है, तो बहुत ईजी है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। मास दे रखा है 1, वी की वैल्यू 4 है, तो हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 गुणे 1, 4 गुणे 4, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है। इसमें दोस्तों कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट कह रहे ए मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर इज कंपेयर टू सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर ऑफ अ सेम कैपेसिटी है। कह रहा है कि मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर कंपेयर टू सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर में क्या है, तो उसकी मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर की स्टीम इकोनॉमी ज़्यादा होती है, बस ये ध्यान रखिए। ऑक्सो रिएक्शन किस लिए यूज होते हैं, तो ओलिफिन को एल्डिहाइड यानी कि ओक्सो ओ, तो ओ यानी ओलिफिन में लगा देना है, टिक, कुछ नहीं करना है। केमिकल नेम ऑफ नेचुरल रबर, नेचुरल रबर की केमिकल नेम क्या है, तो सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन है। ठीक, सिस है। ठीक है। नेचुरल का सिस है। ठीक है। नेक्स्ट है इफ के इज थर्मल कंडक्टिविटी एंड एन इज फिल्म कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर एट अ आउटर रेडियस ऑफ अ होलो सिलेंडर, देन क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। कुछ नहीं, ये बस जो है एक तरह से पूछा है होलो सिलेंडर का जो है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या होता है, तो के अपन एच होता है। ठीक है। हेड लॉस, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है कि हेड लॉस जो है सडन इन्लार्जमेंट होता है तो क्या होता है, तो V1 माइनस V2 अपन 2G, जिसमें V1 माइनस V2 का स्क्वायर होता है। ठीक है। एक बहुत ही ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि N2 कंटेंट इन यूरिया सैंपल वाज फाउंड टू बी ओनली 42%, व्हाट इज द एक्चुअल यूरिया कंटेंट ऑफ सैंपल। तो इसको जो है कुछ नहीं आपको करना है, बस ये ध्यान रखना है कि जब यूरिया का 100% यूरिया की प्रिल मिलती है तो उसमें यूरिया का जो है यूरिया में जो है नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन मतलब परसेंटेज कितनी होती है, तो 46। 46 तब होती है जब 100% यूरिया आपको मिलती है। तो इसमें क्या है 42 मिली, तो यानी कि 42 जो है कितना कम हुआ, कितना परसेंटेज है, तो उसका 90% है। इसमें कुछ नहीं है, बस 100 में अगर 46 है तो जो है 42 के लिए आपका 90 होना चाहिए। ठीक है। वैसे नेक्स्ट है द डायमेंशन लेस डी अपन यू एल, ये एक तरह से आपका क्या कहलाता है, तो द डायमेंशन लेस डी अपन यू एल कॉल्ड द वेसल डिस्पर्जन नंबर, इसे डिस्पर्जन नंबर कहते हैं। ठीक है। प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए तो ये किसके बराबर होता है, तो ये दोस्तों 0 होता है। डी अपन यू एल जो है प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए 0 होता है। ठीक है। द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट फॉर रिमूविंग द फाइन डस्ट, फाइन डस्ट जहाँ भी आ गया फाइन डस्ट फाइनेस्ट डस्ट तो वहाँ पे ESP ही आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। कह रहा है कि जहाँ पे फाइन डस्ट को रिमूव करना है वहाँ पे ESP का यूज करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अप्लीकेबल फॉर द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पैक बेड लो रेनॉल्ड नंबर, तो जहाँ पे रेनॉल्ड नंबर लो होता है तो उस केस में पैक बेड जो है फ्लो रिएक्टर के लिए हम जो है कॉर्जन कर्मन इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है। ये भी गेट का ही है। द इक्वेशन कांस्टेंट के फॉर केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन, तो इक्वेरियम कांस्टेंट के जो है केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, यानी टेम्परेचर ओनली। ठीक है। मोस्ट सुटेबल कन्वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टिकी मटेरियल, जो चिपकने वाले मटेरियल है उनको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए स्क्रू कन्वेयर का यूज करते हैं। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की यूनिट क्या है, तो वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन है। ठीक है।
द एंगल फॉर्म बाय pouring a powder as a heap on a flat surface known as, तो उसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। देखिए दोस्तों, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में थोड़ा सा आप समझिए। जैसे आपने बेल्ट कन्वेयर देखा होगा, जो बेल्ट कन्वेयर जैसे यूरिया प्लांट में अगर गए हों तो बेल्ट कन्वेयर है। तो बेल्ट कन्वेयर पे एक एंगल पे ही जो है एक जो है एंगल पे हम जो है बेल्ट कन्वेयर को जो है मूव कराते हैं एक एंगल पे, ठीक है। वही एंगल ऑफ जो है रिपोज कहलाता है। यानी कि अगर उस एंगल से ज़्यादा अगर आप ऊंचाई रख दिए बेल्ट की, तो पूरी यूरिया जो है बढ़ने से मतलब पीछे सरक जाएगी, आगे जाएगी ही नहीं, है ना। तो एक मैक्सिमम एंगल हम बनाते हैं कि इस स्लोप पे ही यूरिया जो है इतनी हाइट तक जा सकती है। अगर उससे थोड़ी सी भी अगर हाइट हुई तो यूरिया जो है बेल्ट पे से जाएगी ही नहीं। जैसे MT1 और MT2 जो है, MT3 MT4 ये बेल्ट जाती है तो एक एंगल बनाते हुए BT1 BT2 एक एंगल से जाती है, स्लोप से, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है थोड़ी सी भी हाइट उठा दे रहे हो, एंगल एंगल से बड़ा कर दे रहे हो, एंगल ऑफ रिपोज से थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हो, तो यूरिया जो है सड़क के वापस आ जाएगी, वो जो है जाएगी ही नहीं। तो इसलिए बेल्ट कन्वेयर की कितनी हाइट तक जो है उसका स्लोप ले जाना है, किस एंगल पे ले जाना है, तो बेल्ट कन्वेयर में एंगल ऑफ रिपोज ही काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटर्जेंट। डिटर्जेंट इसमें से कौन सा है? तो एक जो है एल्कली बेंजीन सल्फोनेट, ये एक तरह से आपका डिटर्जेंट है। बाकी जो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, सेलुलोज नाइट्रेट, ये एक्सप्लोजिव हो गया या पॉलीमर हो गया, है ना। और जो ये गैमेक्सिन जिसे कहते हैं वो हो गया। लेकिन एल्किल बेंजीन सल्फोनेट ये आपका डिटर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट जो है कंप्रेसिबल जो है स्लज के लिए क्या होता है? तो 0 होता है। फोरियर नंबर किस केस में यूज होता है? तो हीट कंडक्शन में होता है। वेबर नंबर जो है एक तरह से किससे कोरिलेटेड है? तो सरफेस टेंशन से। यानी कि जो है बायोंसी अपन सरफेस टेंशन ही वेबर नंबर कहलाता है। ग्रासऑफ का यूज किस में होता है? तो नेचुरल कन्वेक्शन में होता है। स्क्विड नंबर किस में यूज होता है? तो मास ट्रांसफर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट डिटसन बोल्टियर इक्वेशन इज वैलिड। जो डिटसन, ये ऐसा क्वेश्चन है जैसे डिटसन बोल्टियर इक्वेशन किस लिए दिया गया? तो वो टर्बुलेंट फ्लो में दिया गया, बस ये याद रखिए। डिटसन बोल्टियर इक्वेशन टर्बुलेंट फ्लो के लिए एप्लीकेबल है। क्रशिंग एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। क्रशिंग एफिशिएंसी किसी मशीन की जो है उसका रेंज कितना होता है? तो 0.1 से 2% के बीच में होता है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ द गैस। गैस का ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमेशा क्या होगा? वेट बल्ब जो है वेट बल्ब टेम्परेचर से अधिक होगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जो है C6H4 प्लस 19/2O2 गिव अस 6CO2 प्लस 7H2O। तो इसमें कह रहा है क्या कि इफ़ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ CO2 इज 440 kg/h, देन हाउ मच kg ऑफ C6H12H14 शुड बी बर्न पर हावर। तो ये भी जो है कम्बसन का है, तो 143 इसका आंसर आ जाएगा। मैंने सॉल्व नहीं किया इसको। नेक्स्ट है 72वां। इसमें बस लास्ट में पढ़िए क्या कहा। तो इसमें क्या कह रहा है? सेचूरेटेड लिक्विड फीड के लिए क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो सेचूरेटेड लिक्विड फीड के लिए जो क्यू की वैल्यू 1 होती है। बस लास्ट में देखो, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन को देखना है। कह रहा है कि क्रूड ऑयल का मेजर कंपोनेंट क्या है? तो क्रूड ऑयल में मेजर जो कॉन्स्टिट्यूंट है वो है नेपथीन्स, है ना। नेक्स्ट है एट अ रूम टेम्परेचर द प्रोडक्ट H+OH- इन सोल्यूशन इज 10⁻⁻14 मोल पर लीटर। इफ OH इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मोल पर लीटर, देन pH ऑफ सोल्यूशन विल बी। देखिए, कुछ भी हो, एक फार्मूला याद रखिए कि जो pH हम निकालते हैं वो मैक्सिमम 14 निकालते हैं, ठीक है। तो 14 माइनस ये OH की कंसंट्रेशन दे रखा है 10⁻⁻6, यानी कि 6 ले लीजिए। तो 14 - 6 कर दीजिए, तो वो 8 pH निकल के आ जाएगी। अगर इसी तरह जो है OH की कंसंट्रेशन दे देता, ये जो है 10⁻⁻8 दे देता, तो जो है 14 - 8 घटा दीजिए तो वो pH 6 निकल के आ जाएगा। बस ये जो है थंब रूल है,
जो भी दे उसमें से घटा दीजिए, 14 में से, बस निकल के आ जाएगा आंसर। एक ये क्वेश्चन है 75वां, कह रहा है कि द सिस्टम liquid water is equilibrium with a mixture of water vapor and N2 has the degree of freedom। बहुत ही सिंपल है। इक्विलिब्रियम में सबसे पहले जो है इसमें फ्रीडम पूछा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू होता है। तो फ्रीडम आपको निकालना है। सी एक कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट क्या क्या है, तो वाटर वेपर है, वाटर और वेपर यानी कि दो कंपोनेंट है, एक सॉलिड सॉरी एक लिक्विड है और एक गैस है, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, कंपोनेंट दो हो जाएगा। फेज क्या है, दो फेज है, एक जो है वाटर है यानी लिक्विड, और वेपर है वो जो है गैस फेज है। फेज कितने हुए, दो हुए, कंपोनेंट कितने हुए, दो हुए, ठीक है। तो उसमें जो है आपका एफ इजकल टू दो माइनस दो प्लस दो यानी चार माइनस दो, यानी कि एफ की वैल्यू दो आ जाएगी। कुछ भी इसमें टफ नहीं है। कैविटेशन कह रहा है कि कैविटेशन विल नॉट अकर इफ द सम ऑफ द वेलोसिटी एंड प्रेशर हेड एट अ सेक्शन इज तो मच लार्जर। अगर दोनों की वैल्यू जो है अधिक हो रही है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के, तो कैविटेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है which of the following gas is normally employed in a BET method of finding out the surface area of catalyst। सरफेस एरिया ऑफ कैटालिस्ट का निकालना है, सरफेस एरिया कैटालिस्ट का निकालना है, तो उसमें बीटी मेथड में जो है कौन सा गैस यूज करते हैं, तो नाइट्रोजन एज ए इनर्ट के रूप में लेते हैं। पीटीएफई नोन एज, तो उसे टेफ्लॉन कहते हैं। एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन में क्या सेपरेट होता है, तो ये जो एक तरह से एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन एक तरह से हमारा कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं, और इन्हीं के सेपरेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। एक 80 वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है दोस्तों, लेकिन इसका आंसर है, कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू ग्राइंड लाइमस्टोन पार्टिकल ऑफ वेरी लार्ज साइज 200 माइक्रोमीटर इज 12.7 kilowatt hour per ton। An estimate using Bond law, the energy of grind the particle form of very large size to 50 माइक्रोमीटर इज। इसमें बॉन्ड लॉ के हेल्प से कह रहा है कि पहले जो है पार्टिकल की साइज जो है 100 माइक्रोमीटर थी, फिर उसको किया गया कितना, 50 माइक्रोमीटर किया गया। तो जब 100 की थी तो उसमें 12.7 किलोवाट जो है पावर लगी आपका। तो जब जो है 50 किया गया तो कितना जो है उसका पावर लगा, तो उसमें जो है आपका 18 किलोवाट हावर पर टन लगेगा, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करना है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व नहीं किया, और बाकी जो इसके लिए स्पेस रखा है कभी भी इसको सॉल्व करेंगे, अभी तो कोशिश किया नहीं है, ठीक है। क्रिस जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्राइटेरिया ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज दैट द टोटल गिब्स फ्री एनर्जी इज। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है कि उस केस में गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सोडियम कार्बोनेट किससे बनता है, तो सोल्वे प्रोसेस में बनता है। अमोनिया किस में बनती है, तो हैबर प्रोसेस में बनती है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है कैसे बनती है, तो वो कांस्टेंट कंटैक्ट प्रोसेस में डीसी वाले प्रोसेस वगैरह जो आप पढ़े हो उसमें बनती है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, लेकिन इसका आंसर जो है आंसर क्या में तो मिला ही है। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 गुड़े 10⁻² ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। इफ द सॉल्यूशन कंटेन 0.05 ग्राम ऑफ इथेन देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज। इसमें पार्शियल प्रेशर पूछा है, तो 0.76 बार आएगा। ये थोड़ा सॉल्व नहीं हुआ है, आगे सॉल्व करेंगे कभी। एक ये भी क्वेश्चन जो है अभी सॉल्व नहीं हुआ, नहीं सॉल्व ये हो गया, ये तो आज मैंने कर दिया है। ये क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एक सेकेंड इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। हाँ, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर फॉर क्लीन सरफेस इज़ 400। कह रहा है कि क्लीन सरफेस में ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कितना था, 400 था। फिर कह रहा है कि द फॉलोइंग फैक्टर आफ्टर 2 ईयर ऑफ ऑपरेशन इज़ फाउंड
टू बी 2000 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ द हीट एक्सचेंजर एट दिस टाइम। कह रहा है कि जब जो है क्लीन था, क्या था दोस्तों, जब जो है क्लीन था तो उस केस में जो है उसका हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कितना था, उसकी वैल्यू 400 थी। ठीक है, फिर जब 2 साल उसका यूज़ किया गया तो उसमें जो है उसका फाउलिंग फैक्टर जो है आपका 2000 वाट पर मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसमें जो है ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र इस समय क्या रहेगा वही पूछा है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र बराबर हमारा होता है 1/u बराबर 1/u0 प्लस 1 जो है HDO। यहाँ पे जो है HDO आपका जो है फाउलिंग फैक्टर जो यूज हो गया है वो वाला है। U0 जो है इनिशियल, जो इनिशियल में कितना था, तो इनिशियल में आपका यहाँ पे देखिए ध्यान से 400 था। तो इसमें बस कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था। 1/u बराबर 1/400 प्लस 1/2000। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है एलसीएम 2000 आ जाएगा। 5 बार जाएगा इसकी डिवीजन, और ये 1 बार, यानी 5×1 = 6/2000। तो u बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2000/6 यानी कि 333 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये समझ में आया दोस्तों, कुछ भी नहीं है, इसको बस आप ध्यान से पढ़िए और इस फार्मूले पे बस रख दीजिए, आ जाएगा। लेकिन ये तभी आएगा जब आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है, देखने को बड़ा लग रहा है। कह रहा है कि एक बिंघम फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी जिसकी थी 10 थी पास्कल सेकंड में, एंड यील्ड स्ट्रेस कितनी थी, 10 किलो पास्कल थी। इस शेयर बिटवीन फ्लैट पैरेलल प्लेट सेपरेट बाय द डिस्टेंस 10⁻³ मीटर। द टॉप प्लेट इज मूविंग विथ अ विस्कोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। द शेयर स्ट्रेस ऑन अ प्लेट। पहली से जो है इसमें देखिए शेयर स्ट्रेस टाउ बराबर होता है μ/du/dy। ठीक है, तो पहले इसने दे रखा है कि जब इनिशियल उसका शेयर स्ट्रेस दे रखा है 10 किलो पास्कल। फिर कह रहा है कि जब टॉप प्लेयर मूव की, फिर उसका फिर उसमें उसकी मूव की तो 1 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी रही। तो उस केस में जो है शेयर स्ट्रेस कितना होगा, दो मतलब ओवरऑल। तो देखिए इसमें जो है टाउ बराबर μ/du/dy, ये तो सबको पता है। तो म्यू की वैल्यू दे रखा है 10 पास्कल सेकंड। ठीक है, यहाँ पे जैसे है, और du/dy इसका जो है दे रखा है दोस्तों कितना, 10⁻³ ठीक है, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, इसको 10⁻³ को ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 × 10⁻³ हो जाएगा, यानी कि 10 किलो पास्कल टोटल आ जाएगा शेयर स्ट्रेस दूसरे वाले में। तो ओवरऑल शेयर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, तो 10 किलो पास्कल पहले था, फिर 10 किलो पास्कल बाद में आया, यानी कि 20 किलो पास्कल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो है बी वाला इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि डाउन थर्म ए का मतलब क्या होता है, तो एन यूटेक्निक मिक्सचर टिक मिक्सचर 73.5% जिसमें डाइफिनाइल ऑक्साइड हो और 26.5 डाइफिनाइल हो, तो ऐसे मिक्सचर को हम जो है डाउन थर्म ए नाम दे देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो स्पीड है, पंप की स्पीड, पंप का जो है हेड, पंप का जो है पावर, इन सब में जो है एक तरह से सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए क्या रिलेशन है, तो क्यू यानी कि जो है आपका डिस्चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, यानी कि पंप की स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एच जो है यानी हेड बढ़ाना है तो स्पीड को 2 गुना करना पड़ेगा, पावर बढ़ानी है तो स्पीड को 3 गुना करनी पड़ेगी। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए जो है एक तरह से इक्वेशन है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन पेंडिंग है दोस्तों, जो है फ्रेश ऑरेंज जूस है जिसमें 12% बाई वेट सॉलिड है, और इसके अलावा 90% जो है आपका रेस्ट वाटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि फ्रेश जूस इज सेंट टू इवोपरेटर, उसको इवोपरेटर में भेजा गया और वाटर को रिमूव किया गया, और इसके बाद जो है उसमें रिमेनिंग में 10% फ्रेश जूस और भरा गया, तो रिजल्टेंट जो है आपको प्रोडक्ट मिला 40% सॉलिड मिला।
तो उस केस में जो है कितना पानी जो है उसमें से रिमूव हुआ फ्रेश जूस में से। तो ये 0.7 इसका करेक्ट आंसर है। बाकी जो है दोस्तों जो है इसको सॉल्व नहीं किया हूँ, आया नहीं सॉल्व करने पे। ये क्वेश्चन जैसे द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सर्टेन केमिकल रिएक्शन इज 52.4 kJ पर मोल है। इफ द रिएक्शन इज कैरी आउट एट 28 डिग्री फॉर व्हाट टेम्परेचर राइज द रिएक्टेंट रेट विल बी डबल। तो 38.3 पे ये डबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द रिएक्शन रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2। तो उस केस में क्या होगा, तो log K2 अपन K1 बराबर हो जाएगा E अपन R 1/T2 माइनस 1/T1। ये भी जो है CRE का है दोस्तों, टफ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। इसमें क्या है कि द थर्मल रेडिएक्टिव फ्लक्स दे रखा है, ठीक है। करेक्ट द थर्मल रेडिएक्टिव फ्लक्स फ्रॉम अ सरफेस ऑफ इमिसिविटी 0.4, जो उसकी मतलब इमिसिविटी 0.4 पे कितना मिला, 22.6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर मिला। तो सरफेस टेम्परेचर केल्विन में क्या होगा, तो बहुत ईजी है। देखिए हम जानते हैं कि जो है Q/A बराबर जो है सिग्मा और जो है और E जो है हमारा जो एक तरह से बोल्टमैन कांस्टेंट है T⁴, ये रिलेशन हमारा होता है, ठीक है, रेडिएंट हीट ट्रांसफर में, ठीक है। रेडिएंट हीट ट्रांसफर बराबर Q/A इक्वल टू कांस्टेंट सिग्मा T⁴ हो जाएगा, ठीक है। तो Q/A की वैल्यू दे रखा है कितना, 22.68, सिग्मा के दे रखा है 0.4, एप्सिलॉन ई जो है आपका बोल्टमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 5.67 गुणे 10⁻⁸ होता है। टी आपको निकालना है, तो यहाँ से बस टी की वैल्यू निकाल देंगे। तो टी की वैल्यू जब निकालेंगे तो T⁴ बराबर ये सारे इसके डिवाइड में आ जाएंगे। तो T⁴ देखिए मैंने सॉल्व किया है ऐसे ऐसे करके, गुणा भाग करके। तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी है सब ये। अब पता ना कैसे जो है कोई कैलकुलेशन लगाएगा या सवाल लगाएगा, क्या कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने इसको जो है पूरे 4 घंटे लगभग लग गए सब कुछ कैलकुलेटर के साथ। तो सोचो दोस्तों सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अब मतलब वहाँ पे कैसे ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया दोस्तों, ये फार्मूला है, फार्मूले पे T⁴ की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए जो है 1000 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ए पिस्टन सिलेंडर कंटेन एयर एट अ 600 किलो पास्कल 290 केल्विन एंड वॉल्यूम 0.01 मीटर क्यूब। ए कैटालिस प्रेशर प्रोसेस गिव 54 kJ पर वर्क आउटपुट, फाइंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द एयर। तो इसमें जो है इसको देखिए, अगर हॉनेस्टली बताऊं तो जो है जैसे बुक में सॉल्व था वैसे ही मैंने लिख दिया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था इसमें। इसमें जैसे ये लिख दिया जैसे बुक में लिखा था W यानी वर्क बराबर P गुणे डेल V, ये लिख दिया है, लेकिन ये कहाँ से आया ये मुझे आइडिया नहीं है। बाकी तो मैं आगे समझ रहा हूँ कि क्या इसने किया है। तो कोई ये रिलेशन है दोस्तों, W बराबर P गुणे डेल V जो है एक कोई रिलेशन है जो आपका वर्क निकालने का। तो बस ये समझिए कि W बराबर P गुणे डेल V है। तो डेल V वैल्यू में पूछा है आपको, तो डेल V बराबर क्या हो जाएगा, वर्क अपन पावर हो जाएगा। तो वर्क दे रखा है 54 और पावर दे रखा है 600, तो ये 0.09 मीटर क्यूब हो जाएगा। और वैल्यूम ओवरऑल वैल्यूम V1 प्लस डेल V दोनों जोड़ लीजिए, तो पहले जो है इसका 0.01 था, अब आ गया वो 0.09, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0.1 मीटर क्यूब इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन ऑनेस्टली कहाँ से आई ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऐसा लिखा था। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इजी है। कह रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर लिक्विड फेज रिएक्शन इज 30 सेकेंड। जो है टी हाफ की वैल्यू दे रखा है 30, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट पूछा है, तो हम जानते हैं टी हाफ बराबर 0.6931/K होता है। तो के पूछा है तो के बराबर क्या हो जाएगा, 0.6931/T हाफ। तो टी हाफ की वैल्यू 30 दे रखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे
तो 0.0231 सेकेंड इनवर्स होगा। और इसको अगर उसमें लेंगे जो है मिनट में, तो 60 से गुणा करेंगे तो 1.386 आ जाएगा मिनट में। क्योंकि ये इन्वर्स है यानी कि नीचे आएगा, तो नीचे जो है 60 से वो करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो 1.386 हो जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ बस यही है कि कैलकुलेशन में अगर कैलकुलेटर मिल जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब जो है आप जो है 0.693 को भाग दो 30 से, फिर उसकी जो वैल्यू आएगी और उसको जो है सेकेंड में 60 से वो करो, तो फिर जो है उसकी जो है मिनट में आएगी। कुछ है नहीं, लेकिन जो है सेल्फ जब कैलकुलेशन करते हैं तो ज़्यादा टफ लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है 94, बहुत ईजी है। कह रहा है कि गैसियस रिएक्टेंट को हम एक मिक्स रिएक्टर में इंट्रोड्यूस कराएं, जिसका वॉल्यूम क्या था, 3 लीटर था, 3 लीटर वॉल्यूम था। और जो है रेट उसका था 1 लीटर पर सेकेंड। तो उसकी स्पेस टाइम निकालें, तो स्पेस टाइम बराबर होता है रिएक्टर का कितना वॉल्यूम है और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कितना है। तो रिएक्टर का वॉल्यूम 3 है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो 1 है, तो 3 में 1 से भाग दे दीजिए तो 3 सेकंड आ जाएगा। 3 सेकंड इसका स्पेस टाइम निकल के आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये इजी तभी होगा जब आपको ये जो है स्पेस टाइम का फार्मूला मालूम हो। ठीक है, 95 में देखते हैं। ये भी दोस्तों मैंने कोशिश किया सॉल्व करने की, लेकिन मेरा आंसर गलत आ रहा है। आप इसको एक बार समझ लीजिए, फिर जो है आप भी ट्राई कीजिएगा। कह रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर डायमीटर जिसमें 1.2 मीटर लॉन्ग सिलेंडर लॉसेस हीट फ्रॉम इट्स पेरिफेरल सरफेस बाय कन्वेक्शन। सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर इज कांस्टेंट एट 100 डिग्री and fluid temperature constant at a 20 degree. The average convection heat transfer coefficient over the surface of the cylinder is 25 watt per meter square Kelvin. The heat transfer rate is, इसमें देखिए इतना सब कुछ लिखा है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद जो है Q इक्वल टू एच ए डेल्टा टी होता है। ठीक है, ये जानते हो। Q जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र रेट है, यस जहाँ पे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है, डेल्टा टी कहाँ जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है। तो इसमें क्या है कि क्यू पूछा है, लास्ट में क्या पूछा है कि द एवरेज कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ओवर द सरफेस ऑफ सिलेंडर, सॉरी इसमें लास्ट में क्या पूछा है, द हीट ट्रांसफर रेट इज़, यानी कि क्यू की वैल्यू पूछा है। क्यू की वैल्यू आपको जानना है। एच की वैल्यू दे रखा है कितना, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू जो है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच की वैल्यू दे रखा है कितना है 25। यहाँ पे ऊपर ही सबसे पहले ही इसको लिख दिया है यहाँ पे कि जो है 25 वाट पर मीटर केल्विन है, स्क्वायर केल्विन। डेल टी को निकालना बहुत ईजी, 100 माइनस 20 करना है हमें। तो 100 माइनस 20 करेंगे तो आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद जो है डेल टी की वैल्यू मिल गई, एच की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू, क्योंकि क्यू इक्वल टू एच ए डेल्टा टी होता है तो ए की वैल्यू निकालना है। तो ए यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसमें क्या रखा है दोस्तों कि सिलेंड्रिकल है। ये क्या है दोस्तों, सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल की ए निकालेंगे, यानी कि सिलेंड्रिकल की सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सिलेंडर की सरफेस एरिया ए इक्वल टू होता है 2 पाई आर प्लस एच होता है। ठीक है, तो 2 पाई जो है आर नहीं दिया है। आर क्या है यहाँ पे सब डायामीटर में दिया है, यानी कि डायामीटर 2 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर डायामीटर है ना, 20 सेंटीमीटर क्या है डायामीटर, हमें आर चाहिए। तो आर हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम जानते हैं कि जो डायमीटर और रेडियस का रेशियो होता है, मतलब रिलेशन होता है, डायमीटर जो होता है 2 गुणे रेडियस, यानी कि रेडियस का 2 गुना होता है। तो यहाँ से r बराबर d/2 कह सकते हैं, यानी कि रेडियस जो है डायमीटर का आधी होती है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम सबसे पहले r जो है निकालना है, तो जब जो 20 वाला है यहाँ पे r कैसे निकलेगा, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर यानी कि 20/2 करेंगे, यानी कि 2 आ जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा आर की वैल्यू। लेकिन हमें सेंटीमीटर में लेना नहीं है, हमें मीटर में लेना है, क्योंकि सारी यूनिटें जो है MKS यूनिट की है। तो मीटर में करेंगे तो ये जो है 0.1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए
दूसरी यूनिट जो है ऑलरेडी जो है किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है, 1.2 मीटर में दे रखी है, ठीक है। तो बस ए बराबर 2 पाई आर जो है आर प्लस एच, एच जहाँ पे हाइट है, हाइट जो है ऑलरेडी जो है 1.2 में दे दिया है, ठीक है। तो ए बराबर 2 पाई आर जो है आर प्लस एच हो जाएगा। तो 2 पाई और आर की वैल्यू 0.1 ले लीजिए, और आर प्लस एच यानी आर की वैल्यू 0.1 प्लस एच की वैल्यू 1.2 ले लीजिए, ठीक है। और पाई की वैल्यू पाई ही रखिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 0.1 गुणे 1.3 पाई, यानी कि 0.26 पाई निकल के इसकी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो बस क्यू इजकल टू एच ए डेल्टा टी में रख दीजिए। तो क्यू इजकल टू 25 गुणे 0.26 पाई गुणे 80, यानी कि 520 पाई वाट, ठीक है। ये इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 520 पाई वाट। लेकिन इसमें 520 पाई वाट इसमें था ही नहीं। 120 पाई वाट है, 240 पाई वाट है, 320 पाई वाट है, 480 पाई वाट है। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे अपने कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ ये समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको लगे तो बताइएगा कमेंट में ज़रूर लिख के, ठीक है। पॉलीथीन कैसे प्रिपेयर होती है, तो ये एक तरह से एडिशन पॉलीमराइजेशन, मतलब इसमें पॉलीमर की वो पूछा है प्रॉपर्टी क्या है। तो पॉलीथीन जो है एक तरह से, पॉलीइथिलीन एक तरह से हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन में आती है, नाइलॉन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आता है, पॉलीस्टाइरीन जो होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन में आता है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ बस है, अगर आपको फार्मूला याद है, पॉलीमर का फार्मूला याद है, जैसे पॉलीथीन का जो है CH211 CH2, बस ये है। नायलॉन का भी जो है बहुत लंबा चौड़ा है। तो जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होते हैं उनमें जो है बाई प्रोडक्ट नहीं बनता, ठीक है, बाई प्रोडक्ट नहीं बनता, और कंडेंसेशन में बाई प्रोडक्ट बनता है। मैं आपको अगर ले कर चलूँ नायलॉन वाला कौन सा था क्वेश्चन, अभी मैं, थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन इस कंसेप्ट को हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। जो नायलॉन 6 का पूछा था रॉ मटेरियल, उसमें मैं दिखाता हूँ आपको। ये है नायलॉन 66 मैन्युफैक्चर फ्रॉम, तो ये हेक्सामेथिल डायमीन और एडपेक कैरिड से तैयार हुआ था, जिसका फार्मूला में देखिए ये लिखा हूँ प्लस NH2O। NH2O क्या है, बाई प्रोडक्ट है। तो जो है जितने भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है उसमें जो है बाई प्रोडक्ट जरूर जुड़ा होगा। NH2O यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में जुड़ा है, ठीक है। अगर यहीं यहीं तक बस होता, NH2O नहीं जुड़ा होता, तो इसे आप एडिशन पॉलीमराइजेशन डायरेक्ट कह सकते थे। लेकिन अगर बाई प्रोडक्ट जुड़ गया तो वो आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा ही। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक पॉलीइथिलीन का दिया है, तो पॉलीइथिलीन का फार्मूला जानते ही हो कि NH तो जो है CH211 CH2 वही होता है, वहीं तक रुक जाता है, उसमें कुछ प्लस करके कुछ नहीं जुड़ के आता है कि H2O हो या 2H2O हो या कुछ भी हो। लेकिन जो कंडेंसेशन में हमेशा जो है बाई प्रोडक्ट जुड़ जाएगा, जैसे मैंने आपको नायलॉन 6 के फार्मूले से क्लियर करा दिया, ठीक है। अब चलते हैं, सॉरी ये रहा 96 हो गया आपका। अब 97 में देखते हैं। 97 में कह रहा है कि प्योर ए इन अ गैस फेज इंटर द रिएक्टर 50% ऑफ देन ए इज कन्वर्टेड टू बी थ्रू द रिएक्शन। ए गिव अस 3B मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन अ एग्जिस्ट स्ट्रीम इज 1/4। ये मैंने सॉल्व किया, लेकिन आया नहीं मेरा कि कैसे इसने किया है, क्योंकि थोड़ा सा लेवल इसका हाई है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इन अ मिक्सिंग टैंक ऑपरेटिंग और रेनॉल्ड नंबर 10⁴ लेस देन 10⁴, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ इम्पेलर इज डबल देन अदर कंडीशन रिमेन कांस्टेंट, द पावर रिक्वायरमेंट जो है इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ, तो उसे 32 के फैक्टर में करेंगे। ये क्वेश्चन रट लीजिए, कई बार ये आ चुका है। अभी जो है सॉल्व करने का जो है टाइम नहीं, मतलब ज़्यादा डीपली जानने की जरूरत नहीं है, ये 32 याद रखिए बस। सेलेक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, एक्सट्रैक्शन सेलेक्टिविटी ऑफ सॉल्वेंट यूज इन एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में जो सॉल्वेंट यूज होता है तो उसकी सेलेक्टिविटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो 1 से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 1 से कम है तो जो है आपका एक्सट्रैक्शन नहीं होगा,
अगर एक है तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ वेपर बनेंगे, दोनों एक साथ लिक्विड, वो एजेट्रोप वाला कंडीशन आएगी। तो एक से हमेशा ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ फार्मूले हैं। यू प्लस पी वी ये किसका है? तो एंथैल्पी का। यू माइनस टी एस ये हेल्टमैन इक्वेशन है। एच माइनस टी एस ये गिब्स फ्री एनर्जी का है। सी पी माइनस सी वी ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट से कोरिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है, correct, if dp is the equivalent diameter of a non-spherical particle, vp its volume and sp its surface area, तो स्फेरिसिटी फाई एस बराबर क्या हो जाएगा? तो 6 vp अपन dp sp हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें क्या है दोस्तों, ये थोड़ा सा बहुत ही टफ क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा है लेकिन आ जाएगा। कह रहा है कि द टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए 6 mm डायमीटर ग्लास स्फेयर डेंसिटी जिसकी दे रखी है 2500 kg पर मीटर स्क्वायर इन अ विस्कस न्यूटोनियन लिक्विड। डेंसिटी न्यूटोनियन विस्कस लिक्विड की डेंसिटी दे रखा है 1500 kg पर मीटर क्यूब। एक तरह से गड़बड़ हो गया, जो है। और इसमें जो है 100, इसकी जो एक तरह से विस्कस न्यूटोनियन लिक्विड डेंसिटी जिसकी इतनी थी, तो उसमें जो है 100 माइक्रोमीटर पर सेकेंड था। इफ़ द पार्टिकल रेनॉल्ड नंबर इज स्मॉल एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इन पास्कल सेकेंड। विस्कोसिटी पूछा है, पास्कल सेकेंड में क्या होगी। और सेटलिंग वेलोसिटी दे रखा है, क्या क्या दे रखा है। जब जो है, जब पहले फ्लूइड की सेटलिंग वेलोसिटी दे रखा है कितना दोस्तों, जो है 100 माइक्रो पर सेकेंड दे रखा है, ठीक है। और इसमें जो है फ्लूइड की जो है मतलब एक तरह से डायमीटर भी आपको दे रखा है, और जो है ग्रेविटी की वैल्यू जी की वैल्यू भी दे रखा है, ठीक है। और ये भी बता रखा है कि जो है रेनॉल्ड नंबर जो है एक तरह से यहाँ पे कम है, रेनॉल्ड नंबर जो है स्मॉल है। तो जहाँ पे रेनॉल्ड नंबर स्मॉल होता है वहाँ पे जो है हम टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए या टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी निकालने के लिए हम जो है स्टोक लॉ अप्लाई करेंगे। कब करेंगे? जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है स्मॉल होती है, ठीक है। तो हम स्टोक लॉ अप्लाई करेंगे। स्टोक लॉ क्या कहता है दोस्तों, जो वी एस यानी कि टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी बराबर हमारा होता है जी अपन रो एस माइनस जो है रो डब्ल्यू और डी स्क्वायर अपन 18 म्यू। तो रो डब्ल्यू एक तरह से वाटर की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है वाटर नहीं दिया है। इसमें पहला फ्लूइड जो है एक तरह से न्यूटोनियन लिक्विड बोल दिया है, वाटर नहीं दिया है, ठीक है। पहला जो है इसमें अगर वाटर नहीं है तो हम उसे दूसरा मान लेंगे, है ना। तो वी एस हमारा हो गया जी एक्सीलरेशन डेविटी जो है एक्सीलरेशन एक तरह से ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। रो एस डेंसिटी ऑफ सेटलिंग पार्टिकल, सेटलिंग जो पार्टिकल सेटलिंग में जा रहा है उसकी डेंसिटी होगी। और रो डब्ल्यू वाटर की वजह से होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं है तो न्यूटोनियन फ्लूइड का हम डेंसिटी ले लेंगे, ठीक है। डी डायमीटर ऑफ पार्टिकल, डायमीटर जो है पार्टिकल का डायमीटर होता है, म्यू जो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है। तो ये फार्मूला बस याद होना चाहिए, वी एस बराबर जी रो एस माइनस रो डब्ल्यू और डी स्क्वायर अपन 18 म्यू, इतना याद होना चाहिए। तो वी एस बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये तो हमारा वी एस, ये तो फार्मूला हो गया। लेकिन इसमें हमें निकालना क्या है, उस पर डायनेमिक विस्कोसिटी निकालना है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी देखिए 18 म्यू दिया है, तो इसको तिर्यक ले जाइए, वी एस गुणे 18 म्यू बराबर क्या हो जाएगा जी रो एस माइनस रो डब्ल्यू और डी स्क्वायर, ठीक है। तो म्यू बराबर अकेले म्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो जी माइनस रो एस माइनस रो डब्ल्यू डी स्क्वायर अपन नीचे क्या हो जाएगा वी एस गुणे 18, ठीक है। बस अब फार्मूला रखते जाइए। सबसे पहले हमें क्या रखना है, जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू 9.81 हो जाएगी। रो एस और रो डब्ल्यू, तो रो डब्ल्यू यहाँ पे न्यूटेनियन फ्लूइड दे रखा है, तो 25 माइनस 15 ये हो जाएगा। और डायमीटर जो है डी की वैल्यू जो है 6 दे रखा है, जिसको हमें मीटर में लाने के लिए 10⁻³ से करना पड़ा, क्योंकि
मीटर में 1000 से भाग देते तो 1000 को 10⁻³ भी कह सकते, तो वो माइनस में हो गया। यहाँ तक पूरा कंसेप्ट क्लियर है। नीचे 18 हो जाएगा और 100 यहाँ पे जो है 18 है और वी एस की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो ये 100 गुणे 10⁻⁻6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू बराबर 196.2 पास्कल सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे वी एस की वैल्यू दे रखा है 100 और जो है जी की वैल्यू दे रखा है, रो एस की, रो डब्ल्यू की, डी डब्ल्यू की, सबकी दे रखा है। इस पे रखते जाइए, फिर जो है इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा, ठीक है। अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताएंगे फिर से। नेक्स्ट है इन डिस्टिलेशन कॉलम साइजिंग कैलकुलेटेड बाई। तो साइजिंग कैलकुलेटिंग करने के लिए हम जो है बहुत सारे जो इक्वेशन यूज करते हैं, जिसमें अंडरवुड इक्वेशन किस लिए यूज होता है, तो वो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो में यूज होता है। फैंसेक इक्वेशन मिनिमम नंबर ऑफ आइडियल ट्रे हो जाएगा। जो है ग्लीलैंड इक्वेशन ट्रे एफिशिएंसी निकालने के लिए। वेपर वेलोसिटी एट अ फ्लडिंग, वो जो है कॉलम डायमीटर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये उसका दे रखा है। नेक्स्ट है 104, करें ए सैंपल ऑफ गैस एक्सपेंड फ्रॉम 200 सीसी टू 500 सीसी अगेंस्ट एन एवरेज प्रेशर ऑफ 750 टोर while 1.5 जूल हीट फ्लो इनटू द सिस्टम, द चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो इसको जो है सोल्व नहीं है, -18.5 जूल हो जाएगा। एक ये है दोस्तों, फॉर अ प्योर सब्सटेंस मैक्सवेल रिलेशन ऑब्टेन फ्रॉम द फंडामेंटल प्रॉपर्टी रिलेशन डी यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी टी अपन डी वी एस इक्वल टू डी पी और वी एस का वी माइनस में हो जाएगा। इसका ये रिलेशन है। नेक्स्ट है करें कि अरेंज द फॉलोइंग साइज रिडक्शन इक्विपमेंट इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एवरेज पार्टिकल साइज। तो सबसे बड़ा पार्टिकल आपको मिलेगा क्रशर में, उससे छोटा बाल मिल में और सबसे छोटा फ्लूइड एनर्जी में। ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है अभी भी मुझसे सॉल्व नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे है इसको सॉल्व होगा ये एक बार देख लीजिएगा। और इसका आंसर लेकिन 12 है, तो सॉल्व कीजिएगा, 12 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है पोरस कैटालिस्ट की स्टडी हम थाइल्स मॉडल्स में करते हैं। पैरेलल रिएक्शन किस में यूज होते हैं, तो सेलेक्टिविटी में यूज होती है। नॉन आइडियल टर्बुलर रिएक्शन जो एक तरह से डिस्पर्जन मॉडल में यूज होता है। गैस सॉलिड नॉन कैटालिस्ट रिएक्शन जो एक तरह से श्रिंकिंग कोर मॉडल में यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें करे फॉर अ मिक्सिंग टैंक ऑपरेटिंग इन अ लाइमिनार रीजन द पावर नंबर वेरी विथ रेनॉल्ड नंबर आर ई एज ए। तो पावर नंबर और रेनॉल्ड नंबर का जो अनुपात जो है एक तरह से रिलेशन है जो है लेमिनार रीजन में, वो क्या होता है, तो पावर नंबर जो है रेनॉल्ड के इन्वर्सली होता है, ठीक है। एलपीजी में क्या क्या होता है, तो ब्यूटेन प्रोपेन होता है। सिन गैस किसकी कंपोजिशन है, तो CO+H2 की है, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की। एक ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखने में जो है कोई भी कहेगा यार थोड़ा टफ है कैसे लगेगा, लेकिन इसमें कुछ है नहीं अगर फार्मूला जानते हो तो। इसमें क्या कह रहा है, द फीड टू अ बाइनरी कॉलम इन डिस्टिलेशन हैज़ 40 मोल% वेपर एंड 60 मोल% लिक्विड, देन द स्लोप ऑफ क्यू लाइन इज मैकेथिल फ्लोट इज। तो बहुत इजी है। स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का स्लोप का फार्मूला आपको मालूम है, Q/Q-1 होता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, वेपर केस में क्या कह रहा है, वेपर को पकड़ना है, ठीक है। तो वेपर में क्या कर रहा है, द फीड कंटेन 40% मोल ऑफ वेपर। तो 40% मोल ऑफ वेपर जो है आपका है, ठीक है। तो जब 40% वेपर है तो 60% अमोन लिक्विड ही होगा, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू हमारे लिक्विड के केस में क्या आ जाएगी, 0.6 हो जाएगा, क्योंकि हम एक मान के चलते हैं। एक में टोटल जो है लिक्विड और वेपर एफ एफ यानी कि फीड को 1 माना, तो फीड में कितना वेपर बना कितना लिक्विड रिमेनिंग रही वो हमें
वो हम लेके चलते हैं। तो क्यू की वैल्यू जो है, जब वेपर 40 है तो आपका जो है लिक्विड कंटेन यानी कि लिक्विड कितना मिलेगा, जो है 60 मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि पॉइंट उसको 60/100 करेंगे तो 0.6 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्यू की वैल्यू 0.6 निकल के आ जाएगी। तो बस जब क्यू की वैल्यू जो है 0.6 की निकल के आ गई तो स्लोप ऑफ लाइन निकालना है। तो 0.6/0.6 - 1 कर दीजिए, तो 0.6 ऊपर रहेगा। 0.6 में से जब एक घटाएंगे तो माइनस में 0.4 आएगा। तो जब 0.4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, वो भी माइनस में। तो देखिए यहाँ पे माइनस में है। इसमें दोस्तों हम बस लिक्विड कितना बच रहा है वही लेके उसकी वैल्यू लेके निकाल देंगे, ठीक है। तो लिक्विड की वैल्यू जो है 100 में से जो है 40 वेपर हो जा रही है तो 60 हमारा लिक्विड बचेगा। तो लिक्विड को 60 न लिख के हम क्या करेंगे, उसको कंपोनेंट में लेंगे तो 0.6 कर देंगे 100 से डिवाइड करके, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ और था नहीं इसमें। एक ये क्वेश्चन है जिसमें जो है कह रहा है कि हॉट वाटर 0.01 m³ per minute enter the tube side of counter current cell and tube heat exchanger at 450 °C and leave at 350 ° cold oil 0.05 m³ per minute of density 800 kg per meter cube and specific heat of 2 kilojoule per kg Kelvin enter at a 300 and leave at 320 द लॉगमिन टेम्परेचर डिफरेंस इज। तो इसमें क्या कहा है, LMTD पूछा है नॉर्मली, और फ्लो कैसा है, काउंटर करंट है। तो बस बना लीजिए। काउंटर करंट है तो जो है 450 इन हुआ हॉट वाला और आउट हुआ 350 में। कोल्ड वाला इन हुआ जो है, जो कोल्ड फ्लूइड जिसको करना है जो हुआ वो इन हुआ 300 और जो है 320 हो गया, निकला तो 320 हो गया। तो LMTD बराबर ΔT1 - ΔT2 अपान लॉग ΔT1 ΔT2 यही होता है। ΔT1 क्या की वैल्यू क्या है, उसकी निकालने की जो फार्मूला है कि टी हॉट इनलेट जो हॉट टेम्परेचर इन हुआ वो माइनस टी कोल्ड आउटलेट जो कोल्ड फ्लूइड जो आउट हो रहा है उसका टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे 450 इन हुआ और ये 320 आउट हुआ कोल्ड वाले का, ठीक है। तो उसका डिफरेंस आ जाएगा 130 ° ΔT2 की वैल्यू अगर निकालना है तो जो हॉट टेम्परेचर वाला जो फ्लूइड है, हॉट फ्लूइड वो जो आउट हो रहा है उसका टेम्परेचर, तो हॉट आउट कितने पे हुआ 350, ठीक है, माइनस टी कोल्ड इनलेट कोल्ड टेम्परेचर कितने पे इन हुआ तो 300 डिग्री, ठीक है। तो वो जो है 350 - 300 ये 50 डिग्री आ जाएगा। बस फार्मूले पर रख लीजिए। LMTD बराबर 350 - 50 अपन लॉग जो है 350 कर रहा हूँ 130 - 50 अपन लॉग 130/50 ये हो जाएगा। ये इस पे वैल्यू निकालेंगे तो 84 लगभग आएगा। मैंने सॉल्व नहीं किया है, सॉल्व करके देख लीजिएगा सही है या गलत, क्योंकि लॉग वाले जो है कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। तो नेक्स्ट है हमारा 13वां, द वेट फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल इज एन एक्वस सोल्यूशन इज 0.64, द मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल XM सेटिस्फाई। तो ये इसका जो है इक्वेशन दे रखा है, यही इसको इसमें करेक्ट हो जाएगा। 14 में क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है ए सैंपल ऑफ Ng इज 82% मेथेन एंड 18% इथेन बाई मास, द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर 18 डिग्री पे एंड 750 mmHg पे क्या होगी, है ना। डेंसिटी पूछा है आपको, कुछ नहीं आपको करना है, डेंसिटी पूछा है आपकी। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास निकालिए। तो वो कैसे निकलेगा मॉलिक्यूलर मास, तो पहला जो है 82% मेथेन है। तो मेथेन के केस में मेथेन का मॉलिक्यूलर वेट 16 होता है। तो 82% है तो 82/100, क्योंकि उसको पूरा 100 करना होता है। कोई परसेंट 100 में लेते हैं तो 82 जो है 82/100 और गुणे उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 16, तो 82/100 गुणे 16 ये तो समझ में आ गया, प्लस, ठीक है। अब इथेन का निकालना है तो इथेन का 18 है तो 18/100 गुणे
इथेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 30, तो गुणे उसका 30 लिख दीजिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपका। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मोल एम की वैल्यू, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 18.52 निकल के आएगी। तो आप इक्वेशन जानते हो कि जो है पी एम बराबर डी आर टी होता है। तो डी जहाँ पे डेंसिटी है, तो डेंसिटी को आपको निकालना है। तो डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, पी एम अपन आर टी हो जाएगा। जहाँ पे पी जो है प्रेशर है, प्रेशर 750 एम एच जी है। तो 750 एम एच जी को 1 एटमॉस्फेरिक में लेना है, तो वो 760 से भाग दे देंगे, तो वो 1 ATM हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है पी की वैल्यू मिल गई, एम की वैल्यू आपने निकाला ही है 18 के आसपास, 18.52 के आसपास। ठीक है। आर आर की वैल्यू जो है गैस का कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू 0.0822 होती है। और टी यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पे जो है दे रखा था कितना, 18 डिग्री। तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड में था, तो उसको हम केल्विन मिलाएंगे तो 273 केल्विन आ जाएगा उसका। तो 291 केल्विन इसका हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो 0.7644 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं दिखा है, तो इसका डायरेक्ट जो है 0.7644 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है इन कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन। कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन में जो है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा, समय के अनुसार क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, क्या होगा, घटता जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक ये क्वेश्चन है, वैसे देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें जो है ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या कहा कि व्हाट इज़ द क्रिटिकल रोटेशनल स्पीड इन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड फॉर अ बॉल मिल ऑफ 1.2 मीटर डायमीटर चार्ज विथ 70 mm डायमीटर बॉल। ठीक है। तो क्रिटिकल स्पीड पूछा है, तो क्रिटिकल स्पीड बराबर हमारा होता है एन सी, यानी कि एन सी यानी क्रिटिकल स्पीड है, इसके बराबर होता है 1/2 पाई √G/R-R। ठीक है। तो आर जहाँ पे बाल मिल का है, इंटरनल बाल मिल का जो है रेडियस है, और स्मॉल आर क्या होता है, जो बॉल, उसमें बॉल मिल में जो बॉल छोटी छोटी होती है उसका रेडियस होता है। ठीक है। और एन से को जानते ही हो क्रिटिकल स्पीड ऑफ बाल मिल है। ठीक है। तो बस जी की वैल्यू आप रख लीजिए 9.81, और इसमें बड़ी वाली बॉल का 1.2 रख लीजिए, छोटी वाली बॉल का जो है 70 mm है, तो उसको मीटर में करेंगे तो 0.07 आ जाएगा, तो उसमें रख लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। क्या आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो है इसमें डायामीटर शब्द दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों, डायामीटर, सब डायामीटर में दे रखा है। हमारा फार्मूला क्या है, रेडियस में होता है। तो इसी वैल्यू को अब हमें क्या करना पड़ेगा, डायामीटर को रेडियस में लानी पड़ेगी। तो सबसे पहले बड़ी वाली मिल का, बड़ी वाली बॉल का निकालेंगे रेडियस। तो डी बराबर होता है 2r, तो आर बराबर d/2, यानी कि रेडियस जो होती है डायमीटर की आधी होती है। तो डायमीटर 1.2/2 करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। छोटी वाली का निकालेंगे तो जो है 0.07 मीटर में, उसको पहले कन्वर्ट कर लिया था, तो उसको बाई 2 कर देंगे तो 0.07 आ जाएगा। अब जो है 1/2 पाई और 9.8 और 0.6 माइनस 0.035 आ जाएगा। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट लगभग 17.36 आ जाएगा। फिर जो है 22/7 जो है नीचे है, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/2 गुणे और 7 × 4.16 बटा 2 और 2 यानी कि 29.12/44 आ जाएगा, यानी 0.66 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपका आ जा रहा है तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। मैंने बस मेथड बताया है कि कैसे लगना है, वो ज़रूर याद रखिएगा। जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है। यूनिट सेम यूनिट में लेना है, चाहे mm में लो तो सबको mm में, और मीटर में लो तो सबको मीटर में। ठीक है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हीट इज इन्वॉल्व इन कंडेंसेशन ऑफ वेपर अंडर सेचुरेशन। जहाँ पे कंडेंसेशन आ गया, तो कंडेंसेशन यानी कि लिक्विड, वेपर से लिक्विड बना, तो वहाँ पे कौन सी यूज होगी, लेटेंट हीट होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है ना।
वेपर का कंडेंसेशन करा दिया आपने, तो वो फेज चेंज हुआ, तो फेज चेंज हुआ तो लेटेंट हीट आ जाएगी। ठीक है। कह रहा है कि हीट सेंसिटिव मटेरियल जैसे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, तो उनको किस ड्रायर में यूज करते हैं, ड्राई करते हैं उसको फ्रीज ड्रायर में यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत ही सिंपल ये है कि न्यूटेनियन फ्लूइड जो है एक तरह से लैमिनार फ्लो में फैनिंग फ्रिक्शन का रेनॉल्ड नंबर से किस वे में जो है रिलेशन होता है, तो 16/R, जो आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते आए हो, रटते आए हो, इसमें कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है बनाने के लिए जो कैटालिस्ट यूज होता है वो कौन सा होता है, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है। वेजिटेबल ऑयल के लिए जो है निकिल निकिल के, उसे निकिल नहीं कहते, उसे रैनी निकिल कहते हैं ना, हाइड्रोजिनेशन जो करते हैं वेजिटेबल ऑयल का, वो निकिल होता है। ठीक है। तो 120 क्वेश्चन मैंने टेक्निकल पूरा जो आया हुआ था, अब जो है उसको सॉल्व कर दिया हूँ, और आप देख रहे हो कितना टफ है। तो फार्मूले बस याद रखिए ताकि आ जाए, तो वो आप उसी पे चिपका दो, चाहे वो बाल मिल्क का पूछ ले क्रिटिकल स्पीड, चाहे वो स्पेस टाइम पूछ ले, चाहे वो पीएच का कोई पूछ ले, या कोई जो है किसी भी चीज़ का पूछ ले, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज तो हो ही गई होगी मेरी वीडियो से थोड़ी सी। ठीक है, हेल्प तो ज़रूर मिली होगी। तो एक बार ज़रूर इसके देख लीजिएगा, अगर आ गया रिपीट हो जाएगा तब तो ठीक है, नहीं तो एक थोड़ा सा आपको अच्छी वो मिल जाएगी, नॉलेज मिल जाएगी कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।